हेलो एवरीवन। तो ये है पीजीटी फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट का पेपर 2020 वाला, जिसकी थर्ड वीडियो रहेगी आज। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। कंसिडर द अरेंजमेंट शो इन फिगर। ये कह रहे भाई कुछ अरेंजमेंट दे रखी इधर। अज्यूम ऑल द सरफेस टू बी स्मूथ है, ये अज्यूम करना है। अननॉर्मल एन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। ये ब्लॉक है और ये वेज है, ठीक है। ये किसी एंगल पे थीटा पे है, ये इसके ऊपर ब्लॉक रख रखा है, तो इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। देन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड, ये बड़ा ग्राउंड एंड वेज विल हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू। ये कह रहा है भाई ग्राउंड और वेज के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, वो किसके इक्वल होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये चीज़ दे रखी है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 109 का क्वेश्चन देखो, अपने को दे रखी है फिगर कुछ इस टाइप से। थीटा एंगल है यहाँ पे कोई ब्लॉक रख रखा है जिसका मास m है, इसका कैपिटल M है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल इधर लगता है, जो बिल्कुल ब्लॉक उसके ठीक परपेंडिकुलर होता है भी नॉर्मल फोर्स। और वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ऐसे नहीं लगेगा टेढ़ा। वेट कहाँ लगता है, टुवार्ड द अर्थ। तो इसकी वजह से वेट लगता है mg। पूछा क्या, देखो पूछा है अपने को जो ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड और वेज आपस में एक दूसरे के ऊपर हैं, तो दोनों एक दूसरे के, भाई अर्थ भी इसको ऊपर की तरफ धक्का देगी ताकि जमीन में ना धसे ड्यू टू इट्स वेट, और कोई और भी फोर्स हो सकता है जो डाउनवर्ड लगे। तो ये कह रहा है अर्थ इस वेज को ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी, आर से रिप्रेजेंट कर लो, वो कितनी होगी, ये बात तो पूछी है। गिवन क्या क्या है, मासिस दे रखा है, थीटा दे रखा है। देखो ये थीटा है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है, तो ये वर्टिकल के साथ भी सेम लाइन कितना बनाती है, थीटा। अच्छा नॉर्मल है, इसको रिजोल्व करो, थीटा की साइड होता है एन कोस थीटा और इसके ठीक परपेंडिकुलर होता है एन साइन थीटा। इस ब्लॉक के ऊपर जो एन कोस थीटा वो अपवर्ड है, तो ये इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। तो ब्लॉक एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, ब्लॉक भी वेज को ठीक उतने ही फोर्स से डाउनवर्ड मतलब फोर्स लगाएगा भाई। तो डाउनवर्ड ये वाला फोर्स जो ब्लॉक का ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स है, तो ब्लॉक वेज को एन कोस थीटा से ही नीचे डाउनवर्ड धक्का देगा। तो वेज पे दो फोर्स हो गए यहाँ पे, कौन कौन से, एक तो mg और दूसरा एन कोस थीटा जो ब्लॉक लगा रहा है वेज के ऊपर। अब देखो पूछा है अपने को रिएक्शन की अपवर्ड कितना होगा, तो डाउनवर्ड दो फोर्स है mg प्लस में एन कोस थीटा। इसको बैलेंस करने के लिए ठीक इसके सामने एक रिएक्शन फोर्स होगा। जैसे ऐसे होता है ना, ब्लॉक मान लो धरती पे रखा है तो ऊपर रिएक्शन फोर्स होता है, नॉर्मल है, और ये वेट है mg, तो n किसके इक्वल हो जाता है, mg। बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। मान लो ये किसी इंक्लाइन प्लेन पे है, ऐसे थीटा एंगल है, यहाँ पे ब्लॉक रखा है, तो n तो ऐसे लगेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा n कोस थीटा, इधर n साइन थीटा, और नीचे क्या लगता है mg। तो ऊपर कौन आया अब, n कोस थीटा, वो किसको बैलेंस करता है, mg को। तो ये कंसेप्ट यहाँ लागू हो रहा है। हमें रिएक्शन पूछा है अपवर्ड कितना है, तो अपवर्ड को कौन बैलेंस करेगा, जो नीचे टोटल है, नीचे कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो वेज की वेट की वजह से mg फोर्स, प्लस में जो ये ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा है डाउनवर्ड n कोस थीटा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यही बात इसमें पूछी है भाई। देख लो ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन एन कोस थीटा प्लस में mg। दोबारा पढ़ो लाइन क्या पूछी है, देखो एक बार फिर भी क्लियर करवा देती हूँ मैं। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड वेज विल हैव, नॉर्मल रिएक्शन मतलब ऊपर वाला, और ऊपर वाला किसके इक्वल होता है, जितने टोटल डाउनवर्ड लगते हैं, तो दो लग रहे हैं डाउनवर्ड, ये दोनों इसके इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू रिड्यूस द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कम करना है इन द LCR सर्किट, उसके अंदर। तो ये कह रहा है भाई चार वैल्यू दे रखी है, भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस तरह से डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी, कम होगी, किस फैक्टर को हम बढ़ाएं या घटाएं, इस तरह के चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट दे रखा है इसमें द जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस। ये कह रहा है भाई जनरेटर फ्रीक्वेंसी ना उसको रिड्यूस कर दें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जनरेटर फ्रीक्वेंसी अपने आप में अलग है कंसेप्ट, और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इनकी अरेंजमेंट की वजह से पूरे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता देती हूँ एक बार मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 110, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई रूट ऑफ LC,
इंडक्टर कैपेसिटर। तो हमें ये फ्रीक्वेंसी कम चाहिए, इसने कहा कि इसकी वैल्यू कम आए तो हम क्या करें, किस पे डिपेंड करती है, एल सी पे। तो एल और सी अगर बढ़ जाए, किसी कारणवश इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ जाए, तो जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू ये होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो इसने क्या बोला, ऑप्शन 1। देखो इसने बोला भाई जनरेटर, क्या बोला, जनरेटर फ्रीक्वेंसी को कम कर दें। तो जनरेटर फ्रीक्वेंसी मतलब जो एसी सोर्स लगा रखा है वो अपना करंट भेज रहा है अभी सर्किट में, उसकी फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो सर्किट की अपनी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती भी। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 देखो, अनदर कैपेसिटर शुड बी एडिड इन पैरेलल। दिखा देती हूँ मैं एक बार, इसने क्या बोला, अनदर कैपेसिटर शुड बी एडिड इन पैरेलल ऑफ द कैपेसिटर। ये कह रहा है भी एक और कैपेसिटर पैरेलल में ऐड कर दें। देखो पैरेलल में ऐड, पहले से एक कैपेसिटर था और एक और ऐड कर दिया, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटर पैरेलल में कैसे जुड़ता है, C1 प्लस C2। रेजिस्टेंस वाले सूट्टे चलते हैं ना, रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, R1 प्लस R2 से, और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे। कैपेसिटर इसका उल्टा होता है, पैरेलल में ऐसे जुड़ेगा जो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ते हैं। तो ये कह रहा है भाई जब पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा दें तो क्या होगा, देखो कैपेसिटेंस ऐसे जुड़ेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ गया। और कैपेसिटेंस बढ़ने से, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ने से अपनी न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और हमें रिड्यूस ही चाहिए थी। तो सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगर पैरेलल में एक और सीरीज में एक और, सीरीज में लगाया पैरेलल में, ओहो हमने सीरीज में ले लिया भाई ये वाला, ऐसे पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में इसका उल्टा चलता है ना, रेजिस्टेंस जिस तरह से सीरीज में जुड़ते हैं कैपेसिटर उस तरह से पैरेलल में जुड़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अपना करेक्ट था, थोड़ा डायग्राम गलत हो गया। तो देख लो कैपेसिटर बढ़ेगा, पैरेलल में जोड़ने से कैपेसिटर क्या हुआ, बढ़ा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, और हमें क्या करनी थी, कम ही करनी थी। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देख लो, आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव कर दे, वहां से हटा दे। तो देखो आयरन कोर का काम क्या होता है, आयरन कोर लगाने से जो इंडक्टर है ना वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है भाई। एल की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और एल इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। कब, जब हम लगाएं। बट इसने ऑप्शन में क्या दिया, हटा दो, रिमूव कर दो। रिमूव कर देंगे तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। एल की वैल्यू कम होती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हमें इंक्रीज तो करनी नहीं, हमें तो रिड्यूस करनी। तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत। ऑप्शन 4 देखो, ऑप्शन 4 क्या दे रखा है, देखो इधर, डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव कर रहे हैं भाई डाइलेक्ट्रिक को भी। देखो सीधा सीधा फॉर्मूला पड़ा है कैपेसिटर का, क्या होता है, एप्सिलॉन A/D, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है कि एप्सिलॉन नॉट, तो C की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट K A/D। तो इसने बताया कि जो डाइलेक्ट्रिक है K उसको कर दो रिमूव। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है फॉर्मूले से, K की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो कैपेसिटर इंक्रीज होता है, और K की वैल्यू रिमूव करेंगे वहाँ से, डाइलेक्ट्रिक को कम कर दिया, घटा दिया, इसको घटाने से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और C की वैल्यू कम होते ही फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। और इंक्रीज हमें करनी नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि फ्रीक्वेंसी को किस तरह से रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें, बी ऑप्शन। दोबारा से देख लो एक बार, जनरेटर फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं होता, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी खुद की इनकी प्रॉपर्टी होती है। हाँ, पैरेलल में कैपेसिटर लगाएंगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि हम फॉर्मूले में साफ साफ दिख रहे हैं। तीसरा, आयरन कोर को रिड्यूस कर दे, तो ये क्या करती है, इंडक्टर की वैल्यू को बढ़ाती है। अब इसको रिमूव कर दोगे तो घटाएगी, घटाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दे, डाइलेक्ट्रिक क्या है, सी की वैल्यू को बढ़ाता है, तो डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दोगे तो सी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हमें चाहिए नहीं, और अपने को क्या करनी है, क्वेश्चन में क्या बोला है, रिड्यूस, कम करनी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ ये आसान सा क्वेश्चन है भाई, मतलब एक आसान का अर्थ ये है भाई, ये और फॉर्मूला से भी सोल्व होता है, बट डायमेंशंस फॉर्मूला के हेल्प से इसको बड़ा इजी तरीके से सोल्व करे हैं। देखो एक बार, मास ऑफ द लिक्विड फॉलो पर सेकंड एरिया क्रॉस सेक्शन, ये ऐसे दे रखी है भाई कोई चीज़ जो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लाइन जो लिखी हुई है, और एक्स वाई के बीच में रिलेशन पूछा है। देखो क्या चीज़ दे रखी है, मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर रहेगा 111 का, ठीक है। इसमें बोला है मास पर यूनिट टाइम
पर यूनिट एरिया, यही एरिया है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर की पावर x है और वेलोसिटी की पावर y। ये क्या है यहाँ पे? प्रेशर, v क्या है? वेलोसिटी। तो ये कह रहा है x और y के बीच में कोई रिलेशन बताओगे कि क्या रिलेशन होगा। तो डायमेंशंस फॉर्मूला के हेल्प से भी कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, बिल्कुल उस मेथड से करेंगे, बिल्कुल इजी वे में। देखो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, क्या डायमेंशंस फॉर्मूला बनता है? मास के लिए क्या होता है? m, टाइम के लिए क्या होता है? t, तो ऊपर जाएगा तो t की -1, एरिया l स्क्वायर होता है, ऊपर जाएगा तो -2। इक्वेशन नंबर 1 हो गया सिंपल। अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के लिए होता है m1 L1 T -2 और एरिया के लिए L स्क्वायर। तो ये बन गया m1 L की पावर -1 T की पावर -2। वेलोसिटी के लिए क्या होता है? वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, तो LT -1। ठीक है, पुट कर दो यहाँ, लेफ्ट साइड ले लो। लेफ्ट साइड में अपने पास क्या है? m की पावर 1 L की पावर -2 T की पावर -1 किसकी इक्वल है? प्रेशर का अपने को निकला m1 L -1 T -2, इसकी पावर क्या है? x, और वेलोसिटी के लिए निकला LT -1 की पावर y। ठीक है, तो साथ साथ कर लो, m तो एक ही बार है तो m की पावर कितनी होगी? x, l कितनी टाइम है? यहाँ मल्टीप्लाई करेगा -x, एक l ये रहा तो प्लस में y, t की पावर -2x बनेगी, वाली तो पावर मल्टीप्लाई कर दो और t की यहाँ बनेगी -y। इधर कौन है? सेम, कंपेयर कर लो बस पावर। देखो m वाली पावर कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ गई 1, सिंपल सी। अगली l वाली कर लो जी कंपेयर, l की l के साथ, तो -x + y किसकी इक्वल है? इधर पावर -2। x की तो निकल रखी है अपने पास 1 वैल्यू, तो माइनस है तो माइनस तो लेंगे, ये साथ है, y = -2, y की वैल्यू होगी भी -1। साफ साफ देख के पता चला एक की वैल्यू 1 है, दूसरे की -1, मतलब अपोजिट आई है। तो x का और y का आपस में क्या रिलेशन है? ये वाला देख लो। डायमेंशंस फॉर्मूला के हेल्प से बहुत ही सिंपल वे से सोल्व कर दिया हमने, कुछ भी नहीं था, सेकंडों का क्वेश्चन था ये। तो एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाता है अभी, क्योंकि चीज़ों को जब तक समझोगे नहीं ना एक एक चीज़ को बारीकी से, तब तक ना तो उस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं आप, और ना ही फिर, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होते नहीं भी, कंसेप्ट रिपीट होता है। मैं बार बार बोलती हूँ, PYQ लगाओगे तो कंसेप्ट कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं देख लो। तो एक एक बारीकी से चीज़, ऐसे तो मैं सीधा ही सोल्व करवा दूँ क्वेश्चन भाई, हर चीज़ को मैं बताती हूँ बारीकी से, ये फॉर्मूला। अब इसको बोल देती कि L इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी, अब मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया किस फॉर्मूले से हमारा K की वैल्यू इंक्रीज होने से C इंक्रीज होते हैं। तो चीज़ों को बारीकी से समझना, कंसेप्ट समझना, तो खुद क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 अपने पास बॉल है भाई, लटका रखी है कोई इंसुलेटिंग थ्रेड से, और हमें पूछा भाई 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे, 3 तो ये गिवन स्टेटमेंट है, और बताओ कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ये हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, बॉल ए अट्रैक्ट बी, ए बी को अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट कब करती कोई चीज? जब दोनों पे अपोजिट चार्ज हो, एक प्लस का मिलेगा, कोई भी एक माइनस का। बट रिपेल सी को रिपेल करे, सीधी सी बात है, ए और सी को रिपेल करेगी तो दोनों पे सेम चार्ज है। फर्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है, तो इसके एक एक कंडीशन लिखते जाएंगे जो दे रखी है, ताकि क्वेश्चन बड़ा आसानी से सोल्व हो जाए। 112 इसने बोला भी ए बी को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, बट ए सी को क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो सीधी सी बात है, ए बी सी अट्रैक्ट कब करती है? जब अपोजिट चार्ज हो, ये प्लस का तो ये माइनस का मिलेगा। ए सी को रिपेल करे तो सेम चार्ज होगा, इस पे प्लस का तो इस पे प्लस का। ये अपनी 1 स्टेटमेंट से बात मिली है। ठीक है, अगली देखो, बॉल डी ये वाली अट्रैक्ट बी को अट्रैक्ट करेगी, मतलब इसको, हैज नो इफेक्ट ऑन ई, बट ई पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो क्या बोल रहा है देखो, एक बार लिख लो, ये डी जो है वो अट्रैक्ट करेगी बी को, बट नो इफेक्ट ऑन ई, बट ई पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो सोच के देखो, कोई चीज़, ये डी है यहाँ पे, वो बी को अट्रैक्ट करेगी ना, अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट के 2 केसेस होते हैं भी। फर्स्ट, या तो अट्रैक्ट कब होता है कोई चीज़? जब उनके पास अपोजिट चार्ज हो। दूसरा, उनमें से एक बॉडी क्या हो? न्यूट्रल हो। न्यूट्रल से कैसे? पोलराइजेशन मेथड से वो उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे मैं बताती हूँ, देखो कोई भी मान लो एक तो चार्ज बॉडी लेंगे ही हमें, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले ली, और इधर न्यूट्रल का मतलब होता है उतने ही पॉजिटिव है उसके पास है और उतने ही नेगेटिव है। भाई ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज है।
तो ये वाली न्यूट्रल का मतलब उतने उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। अब इसको इसके पास लेके आएंगे तो इसके पास प्लस का चार्ज है, ये वाले प्लस के चार्ज है, तो इसके नेगेटिव को तो ये अपनी साइड करेगी और पॉजिटिव को क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि लाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। फिर आगे क्या होगा, देखो यहाँ डिस्टेंस कम है, इन चार्ज के साथ डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अपने पास फोर्स का फॉर्मूला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इनके ऊपर इसका जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इनके ऊपर फोर्स लगेगा वो कम होगा। 1 2 से ले रही हूँ मैं, 1 इसके लिए 2 इसके लिए, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पे है तो फोर्स कम लगा रहा है ये वाला, और ये इसके पास है तो फोर्स ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखना हमेशा ही, कोई भी न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज बॉडी, कोई चार्ज बॉडी ले आओ, प्लस की ले आओ माइनस की ले आओ, वो हमेशा ही न्यूट्रल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है, अट्रैक्ट करेगी। और हाँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, मान लो तुमने नेगेटिव ले ली वाली नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ कौन आएगा, पॉजिटिव, और उधर नेगेटिव। तो हमेशा ही अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को, कोई भी चार्ज बॉडी हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट। तो इसने क्या होता है, डी जो है वो बी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो दो केसेस में अट्रैक्ट कर सकता है, या तो दोनों पे अपोजिट चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो बॉडी। फिर उसने साथ में एक कंडीशन और दे दी भी, क्या कंडीशन दी, देखो कि ई पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। तो इसके लिए मैं लाइन लिखवा रही हूँ बस, फिर देखना ऐसे चुटकियों में सोल्व हो जाएगा ही। देखो कोई भी चार्ज बॉडी है दूसरी चार्ज बॉडी को या तो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, वो डिपेंड करता है भाई पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, क्लियर। दूसरा, कोई भी एक चार्ज बॉडी है, कोई भी हो, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव हो, उसके पास न्यूट्रल बॉडी ले आई तो हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना क्या होगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। तीसरा केस कौन सा बना, न्यूट्रल प्लस न्यूट्रल, नो फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं लगाते भी। अगर दोनों न्यूट्रल बॉडी हैं और उनको आपस में हम पास लेके आए, कभी कोई फोर्स नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है भी, नोट कर लो चाहिए, क्लियर है। देखो चार्ज बॉडी रिपेल कर सकती है या अट्रैक्ट कर सकती है। चार्ज बॉडी न्यूट्रल के पास लेके आओगे हमेशा अट्रैक्ट करेगी, न्यूट्रल होंगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो बी ऑप्शन पे इसने क्या बोला, बी ने कि डी जो है बी को तो अट्रैक्ट कर रही है बट ई पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल है, सोच के देखो, अगर ये खुद चार्ज होगी ना, मान लो इसको अट्रैक्ट कर रही हो सकता है इसके अपोजिट चार्ज हो, बट इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये चार्ज बॉडी है तो वो तो करेगी, उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ये कब पॉसिबल है, थर्ड नंबर का केस जो मैंने बताया, जब ये वाली क्या हो, डी वाली न्यूट्रल हो, क्लियर। अगला देखो एक बार, नेगेटिव चार्ज रोड लेके आए, उसने क्या किया, अट्रैक्ट कर दिया बोथ ए और ई को, ए को भी अट्रैक्ट किया ई को भी। तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज हमने ले रखा, तो नेगेटिव रोड लेके आओगे सीधी सी बात अट्रैक्ट करेगी, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इसने आगे क्या बोला, ई को भी अट्रैक्ट कर रही है, तो देखो ई को हमने, ई पे क्या चार्ज होगा कि उसको अट्रैक्ट करे, वो नेगेटिव रोड है तो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने इस पॉइंट में पढ़ा था इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। तो फोर्स कब नहीं लगता, जब दोनों न्यूट्रल हो भाई। अगर इसके ऊपर भी हम चार्ज मान लेंगे तो चाहे बेशक ये न्यूट्रल हो, फोर्स तो आएगा। इसके ऊपर ये न्यूट्रल मान ले, इसके ऊपर चार्ज मान ले, तो भी आपस में फोर्स लगाएंगे। आपस में ये दोनों कब फोर्स नहीं लगाएंगे, जब दोनों न्यूट्रल हों, सीधी सी बात है, ठीक है। एक बार इसको टेबल को रीड अच्छे से करके फिर इसके ये आंसर देखना भाई, फिर अच्छे से समझ आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ये वाला। फर्स्ट के पास प्लस है, माइनस है, प्लस है, और ये दोनों क्या है, जीरो चार्ज, मतलब न्यूट्रल है, तभी फोर्स नहीं लगा रही एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। बड़ा अच्छे से समझाया भी मैंने अपनी तरफ से, बाकी देख लेना, एक बार खुद पढ़ोगे ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉन रियलिस्टिक प्रोटॉन है भाई, मतलब उसकी स्पीड कम है, लाइट सी की वैल्यू होती है ना उसकी इक्वल स्पीड नहीं है। काइनेटिक एनर्जी दे रखी, साइक्लोट्रॉन में घूम रहा है, रेडियस आर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर सेकंड, तो कितनी रेडिएट करेगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर ये अपना 113। देखो कोई भी प्रोटॉन है, साइक्लोट्रॉन मतलब सर्कल में घूम रहा है जिसकी रेडियस आर है, तो वो कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलेरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। और वही हमसे पूछी भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी जो अपने पास ये होगी पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएशन पर सेकंड, ये वाली पूछी है, मतलब पावर पी की वैल्यू। तो एक फॉर्मूला है भाई अपने पास जो लार्मर ने दिया था, लार्मर फॉर्मूला बोलते हैं उसको। ये जो 5th यूनिट है ना उसकी 12th की, उसमें ये फॉर्मूला देख लेना एक बार। P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई स्क्वेयर एक्सेलरेशन का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है भाई कि कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, एक्सेलरेट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे डायरेक्ट पीछे भी क्वेश्चन आया था भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करे, एक्सेलरेट करे। तो एक्सेलरेट करेगा तो कितनी पावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी, तो लार्मर ने ये बड़ा फॉर्मूला दिया था। तो इस फॉर्मूले का कुछ अलग वो दे रखे हैं अपने पास ऑप्शंस, इसकी फॉर्म में निकालने अपने, मतलब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इस तरह। तो देखो कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वेयर बाई आर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ से वी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 2 को इधर ले जाओ, 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो ए की वैल्यू में पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी, वी स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर कर दो 2k बाई एम का स्क्वेयर, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी डिवाइडेड बाई आर। तो ये बन गया 4k स्क्वेयर बाई एम का स्क्वेयर आर। बस, तो वी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल ली अपने ने, वी की क्या, ए की, तो ये ए की फुल वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बस आंसर आ गया। तो ये लार्मर फॉर्मूला था, ये मेन था भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी एनर्जी पर सेकंड रेडिएट करती है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। इसमें तो हमने बस एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि वो साइक्लोट्रॉन में घूम रहा है, एक्सेलरेशन एक्सेलेट कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन निकाला है, बस पुट करके देखो एक बार क्या आएगा। पी इज इक्वल टू फर्स्ट क्या है, ई स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर, ए की तरह निकला अपने पास 4k स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर का स्क्वेयर, और नीचे क्या है 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। वैल्यू सही है अपनी भाई, सही होगी, देख लो एक बार। ई स्क्वेयर 16, कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है, यहाँ हमने क्या कर दिया, वी स्क्वेयर वैल्यू गड़बड़ यही है भाई, ये देख लो, ये रही, यहाँ पे वी स्क्वेयर था और अपनी वैल्यू वी स्क्वेयर की निकली, और मैंने लगा दिया, मेरे को लगा ये वी की निकली, और फिर से दोबारा यहाँ पुट किया ना, ये एक्सेलरेशन देखो स्क्वेयर कर दिया मैंने, तो स्क्वेयर नहीं होगा, एक बार इसको छोड़ो। देखो अपने पास ए एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वी स्क्वेयर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, यहाँ से वी स्क्वेयर निकला 2k बाई एम, सीधा सीधा वी स्क्वेयर बस यहाँ पुट कर दो, तो ए की वैल्यू आ गई 2k बाई एम, और नीचे कौन है, आर, बस ये पुट करनी है भैया। तो P इज इक्वल टू ई स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर अब स्क्वेयर होगा 2k बाई एम आर का स्क्वेयर, और नीचे कौन है 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वेयर। तो P इज इक्वल टू आ गया ये ई स्क्वेयर 4 बन गया, और k स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर का स्क्वेयर, इससे काट दो 3 पे कटेगा, तो ये आ गया 2 ई स्क्वेयर के स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना बच गए 3 ना, 3 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर। अब मैच करते हैं, पक्का मैच हो जाएगा, देखो ये बड़ा 4 कहाँ गया, अच्छा ये रहा, इसके साथ मैच हो गया भाई, 4 थोड़ी आया था, 2 आया ना अपना, तो 2 ई स्क्वेयर के स्क्वेयर 3 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर की पावर 2, सी की पावर भी इसमें 3 लग रही है मुझे तो, पता नहीं भी, देख लो, कई बार वही बात, आंसर भी तो पीछे भी तो कल हमने किया, उसमें एक आंसर रॉन्ग दे रखा था, पॉइंटों में डेसिमल 2 के बाद आना था, 1 में दे रखा था, तो हो सकता है सी की पावर देख लो सभी में 3 है, अपनी तो वैसे 2 आई, एक बार खुद कैलकुलेशन भी करके देख लेना, तो 2 ही आएगी, हो सकता है मिस प्रिंट हो, ठीक है, बाकी सब मैच हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो भी, एलिवेटर है, कोई लिफ्ट है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, और उसके ऊपर एक पर्सन बैठा है भाई, खड़ा मतलब, तो वो जब लिफ्ट ने चलना शुरू किया ना,
चलना शुरू किया, पहले वो रेस्ट में थी, उस टाइम उसने कॉइन गिरा दिया एक नीचे धरती पे। तो 1.44 मीटर अबो है वो कॉइन अभी, जहाँ से उसने गिराया धरती से इतनी ऊंचाई पे था, और इतना टाइम में वो जमीन को स्ट्राइक कर गया भाई, टकरा गया, कॉइन नीचे पहुंच गया 0.6 सेकंड में। तो पूछा गया क्वेश्चन में एक्सेलरेशन बताना है एलिवेटर का कितना है। समझो क्या बताया इसने बताया कोई लिफ्ट थी एलिवेटर, उसके अंदर इंसान खड़ा था, जो ही लिफ्ट ने चलना शुरू किया, उस पर्सन ने क्या किया, एक कॉइन था वो नीचे छोड़ दिया। तो नीचे पहले वो कॉइन जहाँ से छोड़ दिया वो ज़मीन से 1.44 मीटर ऊंचाई पे था, और वो ज़मीन से टकराया कितने टाइम में, 0.6 सेकंड में। तो इसका एक्सेलरेशन पूछा है, में एलिवेटर का कितना है। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज़, दो चीज़ें मोशन में हो तो सीधी सी बात है रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आ जाता है वहाँ पे। जैसे बस में कोई इंसान बैठा है, बस चल रही है, वो चल रहा है, इस तरह की कोई चीज़, दो गाड़ियाँ चल रही हैं, आपस में हम वेलोसिटी निकालते हैं, सेम डायरेक्शन में हो तो v1 माइनस v2 होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस हो जाता है, सेम कंसेप्ट होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, एलिवेटर जब नीचे की तरफ आती है तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा कॉइन का, वो कितना होगा g, क्योंकि कॉइन आया क्यों नीचे, ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका एक्सेलरेशन कितना था, ये खुद एक्सेलेरेट कर रही है तो इसमें से घट जाएगा भाई। रिलेटिव मोशन में दोनों माइनस होते हैं, जैसे v2 माइनस v1 करते हैं वेलोसिटी के लिए। जब एलिवेटर ऊपर जा रही है और कॉइन नीचे आ रहा है, तो कॉइन का रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जब रेस्ट में है तो जो कॉइन का एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी होगा वही होगा। तो बस अपने नीचे आ रही ये वाला कंसेप्ट यूज होगा भाई, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा किसका, कॉइन का, बस ये ध्यान रख लेना। देखो ए रिलेटिव कॉइन के लिए g माइनस ए यूज करेंगे, माइनस क्यों, क्योंकि दोनों नीचे आ रहे हैं। तो बस सीधी सी इक्वेशन होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो वाली लगा दो। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1.44, पहले रेस्ट में थे 0, हाफ ए की जगह g माइनस ए, और टाइम दे रखा 0.6 का स्क्वायर। तो 1.44, 2 इसके साथ इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये वाली चीज़ डिवाइड में हो जाएंगी, तो 0.36 स्क्वायर करेंगे। उधर इस g की वैल्यू 10 दे रखी है, ये हमें निकालना है। ए क्या है, एलिवेटर का एक्सेलरेशन। काट दो, ये तो कट ही रही, इस पे 12 पे 4 पे 8 आ गया, 8 इज इक्वल टू 10 माइनस ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये पूछा है। सीधा मोशन की जो सेकंड इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो लगाई है क्योंकि हमें पूछा है ए की वैल्यू। चेंज क्या हुआ, चेंज इतना हुआ भाई, दोनों चीज़ जब मूव करते हैं तो वहाँ पे हम रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखते हैं। दोनों चीज़ मूव करें सेम डायरेक्शन में तो घट जाएंगी, मतलब g माइनस ए यूज करेंगे। बस इतना सा कंसेप्ट था। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं गला ख़राब था, उसके बावजूद मैं कोशिश कर रही हूँ रोज़ थोड़ा सा कुछ करें हम, ताकि चीज़ें जल्दी कवर हो स्टेट से पहले। तो कमेंट्स करके बताएं कैसा क्या रहा, कितना क्या समझ आ रहे हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 6 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।